नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं हमारे पड़ोसी देश नेपाल में बहुत भयानक तबाही आई है। जिस तरह का फ्लड आया है शायद ही किसी ने इमेजिन किया होगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर यह थी कि ऐसा नहीं है कि बहुत समय से बारिश हो रहा था, बारिश ज़्यादा होने की वजह से रिवर ओवरफ्लो होने लग गई, बांध टूट गया। वैसा नहीं है, ये कंप्लीटली डिफरेंट था। मतलब यहाँ पर अचानक से, बिना कोई वार्निंग के, बिना किसी चीज के अचानक से फ्लड देखने को मिला, फ्लैश फ्लड। और बताया यही जा रहा है कि जो ग्लेशियर है वो टूटा और उसके बाद अचानक से इतनी भयानक तबाही हुई है। और आप सोच सकते हो अभी एग्जैक्ट जो मरने की संख्या है, जितने लोग मरे हैं, वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। मतलब बोला तो जा रहा है, पहले आंकड़ा दिया गया 60 का, 70 का, 100, 200, 300। इनफैक्ट अभी मैं लास्ट देख रहा था 500 से ज्यादा आंकड़ा ऑलरेडी आ चुका है, इतने लोग मरे हैं। लेकिन कितने हजारों लोग मिसिंग है, मुझे तो लगता है कि ऑफिशियल फिगर में शायद आपको पता भी नहीं चल पाएगा कि कितने लोग यहाँ पर गायब हैं, कितने लोग, इन लोगों की मृत्यु हुई है। और अभी आप देखोगे ना तो काफी कुछ इसके पीछे भी हो रहा है। नेपाल में काफी डिस्कशन हो रहा है इस चीज को लेकर कि चाइना ने यहाँ पर वार्निंग नहीं दी थी। चाइना को काफी हद तक वार्निंग दे देनी चाहिए थी। अगर वो पहले ही अलर्ट कर देता तो मे भी शायद ऐसी चीजें हो जाती। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं, चाइना ने एक बड़ी वार्निंग अभी दी है। मतलब ये जो फ्लड आया है उसके बाद चाइना ने ये कहा है कि अगले 3 दिन में, 72 घंटे के अंदर अंदर नेपाल में एक और भयानक फ्लड आ सकता है। और इसके पीछे का कारण बैरियर लेक बताया जा रहा है। तो इसको हम डिटेल से समझेंगे कि आखिरकार ये बैरियर लेक है क्या और ये कैसे फॉर्म हुआ है, इससे क्या इंपैक्ट हो सकता है, ये और कितना खतरनाक होगा, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले यहां पर मैं आपको बता दूं कि बैरियर लेक का मतलब क्या होता है। बैरियर लेक एक टेम्पररी लेक होता है जो कि क्रिएट होता है किसी और चीज से। जैसे मान लो अचानक से लैंडस्लाइड हो गया, या फिर काफी बड़े पत्थर जो मलबा है वो गिर गया, ग्लेशियर एवलांच देखने को मिला, जो डेब्रिस है वो अचानक से फ्लो होने लग गया। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, सपोज यहां पर एक नदी बह रही है, ठीक है, ऐसे नदी बह रही है। जनरली क्या होता है कि हम डैम्स बनाते हैं, बांध बनाते हैं ताकि पानी को रोक सके, रिजर्वायर बना सके और उसका उपयोग कर सके। लेकिन मान लो अगर ये नदी बह रही है, हमने कोई डैम नहीं बनाया है, जैसा बह रही है वैसा चलते जा रही है, लेकिन अचानक से मान लो ये ग्लेशियर है, ये पहाड़ी इलाका और ग्लेशियर है, ग्लेशियर का बहुत बड़ा मलबा यहां पर आकर गिर जाता है, ठीक है। तो होगा क्या, यहां पर एक नेचुरल बैरियर क्रिएट हो जाएगा ना, जो पानी का फ्लो था वो तो रुक जाएगा और नेचुरल बैरियर की तरह ये काम करेगा, जिसकी वजह से पानी इकट्ठा होता रहेगा। और कभी तो एक ऐसा समय आएगा कि ये भी जो नेचुरल बैरियर है वो ब्रेक होगा और अचानक से बहुत सारा पानी नीचे की तरफ आएगा। तो ये जो पानी इकट्ठा हुआ यहां पर, उसी को बैरियर लेक कहा जाता है, ठीक है। तो अब इस केस में क्या है ना, यहां पर जो चाइनीज अथॉरिटीज हैं, उन्होंने फ्लड के बाद, जहां पर ये फ्लड आया है, जिधर से चीजें स्टार्ट हुई थी, वहीं पर एक बैरियर लेक क्रिएट हो गया है नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पर, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि 72 घंटे के अंदर अंदर यहां पर एक और बड़ा फ्लड आ सकता है। इसको लेकर जो चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और उनका कहना है कि हम जो भी कुछ पता चलेगा हमें, हम नेपाल को बताएंगे। खैर, इसको थोड़ा सा आप मैप में समझिए। जो फ्लड आया वो कहां पर आया, नेपाल की जो राजधानी है काठमांडू आप देख रहे हो, इसके एकदम नदन साइड में। यहां पर ये जो तिब्बत और नेपाल का बॉर्डर है, यहीं पर ये फ्लड आपको देखने को मिलेगा। और इनफैक्ट मैं आपको दिखा दूं, ये जो नदियां की हम बात कर रहे हैं ना, ये सन कोशी, इसके पहले एक और रिवर बहती है यहां पर, और साथ ही साथ त्रिशूली नदी, आपने सुना होगा, ये वाला जो त्रिशूली नदी है, ये पूरा का पूरा एरिया काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा इस ग्लेशियर के थ्रू दिखाता हूं मैप में, ये ट्विटर पर पोस्ट किया गया था। और इस इमेज में आप ध्यान से देखिए, ये जो नॉर्थ फेस ग्लेशियर है, ग्लेशियर जो है यहां पर आप देखोगे ये कोलैप्स हो गया और इसका पूरा मलबा जो है वो यहां पर आकर गिर गया है। अब समझिए, ये आपका तिब्बत वाला साइड है, इस साइड, ठीक है। और ये जो जा रहा है ये त्रिशूली नदी है, यही जो मैंने अभी आपको दिखाई थी ना यहाँ पर, ये वाली नदी, ये त्रिशूली नदी है, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ है कि जो मलबा कलेक्ट हुआ है इस पर्टिकुलर जगह पर, इसकी वजह से ये बहुत सारा पानी यहां पर इकट्ठा हो गया है और इसी को बैरियर लेक कहा जा रहा है। तो चाइना का ये कहना है कि पानी इकट्ठा होता जा रहा है, होता जा रहा है, जिसकी वजह से अगले 3 दिन में ये भी शायद ब्रेक होगा और त्रिशूली नदी में, इसी पर्टिकुलर जगह पर जो है, एक और भयानक फ्लड आ सकता है। अच्छा, ये इतना डेंजरस क्यों हो जाता है, समझने की कोशिश करिए। क्या है ना कि नेपाल और तिब्बत दोनों ने ही एक बहुत ही मैसिव फ्लड एक्सपीरियंस किया अभी अभी, जस्ट एक दिन पहले आपने देखा। और यहाँ पर होता क्या है कि फ्लड आने के बाद जो रेस्क्यू टीम है वो
पूरे एक्शन में आ जाती है। बिल्डिंग्स कोलैप्स हुए उसमें ढूंढती है डेड बॉडीज को, बॉडीज रिकवर करती है, सर्वाइवर्स को बचाने की कोशिश करती है, बेसिकली जो रोड्स हैं उसको थोड़ा रिस्टोर करती है, कम्युनिकेशन रीओपन करती है। तो लगातार रेस्क्यू का काम चलता रहता है। नाउ जस्ट इमेजिन कि अगर रेस्क्यूअर्स वहां पर हैं मौजूद जो कि जान बचा रहे हैं, लेकिन उसी पर्टिकुलर जगह पर वापस से एक और फ्लड आ जाए, तो सोचिए और कितना ये भयानक होगा। जो सर्वाइवर्स बचे हैं उनकी भी मृत्यु हो जाएगी, जो रेस्क्यू वर्कर्स हैं वो भी यहाँ पर खतरे में आ जाएंगे, जो टेम्पररी ब्रिजेस रोड्स बनाए गए हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, रेस्क्यू रूट खत्म हो जाएगा। मतलब इसकी वजह से और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको कुछ नंबर्स की बात बताता हूँ। ये जो बैरियर लेक मैंने आपको बताया, यहाँ पर कितना पानी है, कितना इकट्ठा हो रखा है और कितना होने के चांसेस हैं। बेसिकली जो आंकड़ा बताया जा रहा है कि ऑलरेडी थर्सडे तक 2 मिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर ये कलेक्ट हो चुका है और अगले 2 से 3 दिनों में 3 मिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर और ज्यादा वहां पर कलेक्ट हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर 5 मिलियन क्यूबिक मीटर्स वाटर कलेक्ट होगा, सोचिए। एंड इसका मतलब ये नहीं है कि बैरियर अगर टूटेगा तो पूरा का पूरा 5 मिलियन क्यूबिक मीटर वहां से बह जाएगा। बेसिकली अभी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि जो हाइट और स्ट्रेंथ है नेचुरल डैम का वो किस तरह का है, वाटर किस तरीके से एंटर करेगा, कितना डेंजरस तरीके से एंटर करेगा, लेक यहाँ पर ओवरफ्लो होगा कि नहीं, यहाँ पर जो इरोजन है क्या ये नेचुरल जो बैरियर क्रिएट हुआ है, जो डैम क्रिएट हुआ है, क्या उसको इम्पैक्ट करता है कि नहीं, जो सेडिमेंट और जो मलबा है वो कितना अमाउंट का है। तो बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये जो दूसरा फ्लड है वो कितना खतरनाक हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर इस सारी चीज़ों से एक लेसन हमें समझने को मिलती है कि हिमालयन जो फ्लड्स होते हैं ना वो थोड़ा डिफरेंट होते हैं। जनरली हम सभी अगर आप देखोगे जो भारत में रहते हैं, हमें क्या लगता है कि अचानक से बहुत बारिश हो गई, मानसून का समय आ गया, कहीं पर भी आप देखिए तो फ्लड के चांसेस हो जाते हैं। अब तो शहरों में अभी आप देख ही रहो, चाहे गुड़गांव हो, कोई भी आप मेट्रो सिटीज ले लीजिए, बारिश होती है फ्लड जैसे हालात हो जाते हैं। तो जनरली हमारा मतलब माइंडसेट यही होता है कि ज्यादा बारिश होगी तो फ्लड आएगा। लेकिन जो हिमालयन फ्लड है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। इसमें अगर पूरा का पूरा एवलांच ग्लेशियर कोलैप्स हो जाता है तो वहां पर पानी ब्लॉक कर देता है, और जब वो पानी ब्लॉक होता है इकट्ठा होते होते अचानक से फ्लड देखने को मिलता है। तो इसको कैस्केडिंग हजार्ड भी कहा जाता है। अच्छा, यहां पर नेपाल इस पूरे ज्योग्राफिकल सिस्टम में कैसे फिट होता है आप समझिए। ये ऊपर का एरिया क्या है, ये तिब्बत एरिया है, जो कि तिब्बत थोड़ा सा हाइट पर है। तो बेसिकली जो नेपाल है वो डाउन स्ट्रीम है तिब्बतियन प्लेट्यू का, और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बहुत सारी नदियां अल्टीमेटली तिब्बत से ही होकर आती हैं। तो ज्यादा इंपैक्ट किसके ऊपर आएगा, नेपाल के ऊपर आएगा। पहले नेपाल पर ज्यादा असर करेगा और उसके बाद डेफिनेटली गंडक नदी, कोसी नदी, भारत में भी हमें यहाँ पर फ्लड देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, जितना नुकसान आप समझ सकते हो ना नेपाल को होगा वो बहुत ही खतरनाक होता है इस तरह के फ्लड के मामले में। सो दैट इज वाई यहाँ पर नेपाल बहुत ज्यादा वल्नरेबल है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं, बहुत से लोगों को लग रहा है कि ये जो अभी फ्लड आया है वो सिर्फ नेपाल को ही इंपैक्ट किया है। देखिए ऐसा नहीं है। अगर आप देखोगे यहाँ पर ये जो फ्लड क्रिएट हुआ इस पूरे जगह पर नेपाल में, इसके दूसरे दिशा में भी यहाँ पर तिब्बत में आप देखोगे इस पर्टिकुलर रीजन में यहाँ पर भी काफी इंपैक्ट आया है। बहुत से लोगों की मृत्यु हुई है, हंड्रेड्स ऑफ पीपल मिसिंग है, रोड्स डैमेज हुए हैं, डिस्ट्रप्शन हुआ है कम्युनिकेशन का, पावर डिस्ट्रप्शन। इनफैक्ट चाइना की स्टेट मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि 500 मतलब 500 साढ़े 500 लोग मिसिंग है तिब्बत में, इंक्लूडिंग 260 फॉरेन नेशनल्स। अच्छा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज सामने निकल कर आई कि इस पूरे फ्लड के दौरान बहुत सारे फॉरेन नेशनल्स की भी मृत्यु हुई है, बहुत सारे लोग मिसिंग है। इनफैक्ट भारत का ही आंकड़ा देख लीजिए, 300 से ज्यादा भारतीय बताया जा रहा है मिसिंग है। क्योंकि ये जो फ्लड आया ना जिस जगह पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है ट्रैकर्स के लिए। कैलाश मानसरोवर यात्रा आप सब जानते हैं, माउंट कैलाश हो गया, लेक मानसरोवर हो गया, वहां से भी पिलग्रिमेज इसी रूट के थ्रू जाते हैं नेपाल होके। तो अल्टीमेटली ये ट्रैकर्स के लिए, टूरिस्ट के लिए, पिलग्रिम्स के लिए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बहुत से बाकी के देशों के लोग भी वहां पर आए हुए थे, और जब ये फ्लड आया तो उनको भी काफी नुकसान हुआ। तो आई होप इससे आप समझ गए होंगे। अल्टीमेटली बात ये है ना कि ये जो सेकेंड फ्लड है ये और ज्यादा डेंजरस हो सकता है, क्योंकि पहले वाले फ्लड से तो ये पूरा नुकसान हुआ ही है, लेकिन यहां पर ये पूरा का पूरा एरिया ये डिजास्टर जोन बन चुका है, और वहां पर अगर फिर से पानी आया तो सोचिए और कितनी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो देखते हैं अब इसको लेकर क्या होता है अगले 72 घंटे में। लेट्स होप
सब कुछ ठीक रहे और चाइना को पहले इसके बारे में पता चल जाए तो तुरंत वो इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर सके ताकि लोग अलर्ट हो जाएं, जो फ्लड है उससे बच सकें। लेट्स सी, जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या बता सकते हो यहाँ पर जो हिमालयन रेंजेस है उसको आपको नॉर्थ टू साउथ इस तरह से अरेंज करना है। तो ये ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको इसको देखना है और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, जीएस फाउंडेशन बैच, ये स्टडी आईक्यू पर आप जरूर अवेल करिए। इसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक पूरी तैयारी हम कराते हैं। यहाँ पर मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, रिवीजन, ये तो सब मिलता ही है। अगर आप चाहो तो 18 बुक्स का पूरा सेट भी हम आपके घर पर कोरियर कर देंगे। अगर आप प्रीलिम्स क्रैक करते हो, पूरा फी भी हम आपको रिफंड कर देते हैं। कोई अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है बैच को लेकर, ये फोन नंबर दिया है, इस पे कॉल करिए, यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।